नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था, तीसरा टॉपिक मैट्रिक्स। इसके जो विविध उदाहरण हैं, बाकी जो एक्सरसाइज है वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं और सभी एक्सरसाइज के जितने भी वीडियोज़ हैं वो भी आपके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। वहाँ पर जा कर के आप 3 की प्रश्नावली मैट्रिक्स जो है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज विविध उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ हम नया करने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं। हालांकि यहाँ जो नया हम सीखने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके संदर्भ में कुछ पहले हम जान भी चुके हैं कक्षा 11th में। वही जो चर्चा है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया गया है कि एक मैट्रिक्स है A, जिसके एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर ऐसी मैट्रिक्स होगी जहाँ पर n बिलोंग्स टू n, अर्थात स्मॉल जो n है, यहाँ कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो ये n है, कोई न कोई एक प्राकृत संख्या होगी। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम एक नए मेथड का प्रयोग करेंगे। सिंपल मेथड से ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स के ऊपर एक से ज़्यादा पावर है तो उसको हल करने के लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, और ज़्यादा चाहें तो अपन गुणा कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को अपन a इंटू ए लिख सकते हैं। तो वहाँ पर तो स्क्वायर तो पावर, सीमित पावर है, वहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन n तो अज्ञात है, n का मान पता नहीं कितना क्या है, तो गुणा अपन कहाँ तक करेंगे अपने को पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। हम कौन से सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? गणितीय आगमन सिद्धांत। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कि गणितीय आगमन सिद्धांत। इसके बारे में कक्षा 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यदि कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 11th कक्षा में तो हमने कोविड-19 के कारण बाधा आ गई थी, हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, हम लोगों को कम समझ में आया हो, कोई चिंता की बात नहीं है। गणितीय आगमन सिद्धांत को मैं एक बार फिर से अच्छे से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से, इस सिद्धांत से अपन इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो अपने को करना क्या है कि जो भी सिद्ध करना है, माना दिया गया कथन, उस कथन को हम नाम दे देते हैं p की पावर n। n जो है यहाँ पर कोई न कोई चर है जिसका मान अपन चेंज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण के रूप में जो n थीटा आ रहा है वहाँ पर n आ रहा है, उस n की बात हो रही है। तो अपना जो इस कथन को अपन ये संकेत दे रहे हैं p ऑफ n, और एक कथन है कौन सा? जो हम सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो a की वैल्यू दी गई है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, इसका तो हम प्रयोग करेंगे। सिद्ध करना क्या है वो कथन माना जाएगा। तो a की पावर n बराबर कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा। ये जो सिद्ध करना है अपने को, यहाँ पर जिसको सिद्ध करना है उसको आप एक कथन मान लीजिए। एक बार फिर से बता दूं मैं, गणितीय आगमन सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे। दिया गया जो कथन है उसको संकेत दे दिया हमने p ऑफ n, और वो कथन होगा कौन? जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? गणितीय आगमन सिद्धांत में जो यहाँ पर हमने n लिखा है, तो एक बार तो n बराबर 1 के लिए जांच होगी, फिर n बराबर k भी क्या है? कोई न कोई प्राकृत संख्या ही है, अज्ञात प्राकृत संख्या है। इन दोनों के लिए हम जांच करेंगे, और उसके बाद n बराबर k+1 के लिए जांच करेंगे। इन तीनों के बारे में जांच करने के बाद हम बता पाएंगे कि ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है। अब देखो करना क्या है, हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो आपको जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो देखिए ये n है, वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो आगे यहाँ पर जो n दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपन n की जगह 1 काम में लेंगे,
यदि एन की जगह 1 लिखेंगे तो ये कोस थीटा बनेगा, ये साइन थीटा ही बनेगा, ये माइनस का साइन थीटा बनेगा, ये कोस थीटा बनेगा। आप सब समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ एन था वहाँ पर हमने कितना काम में लिया, 1। तो जैसे यहाँ 1 काम में लेंगे तो 1 को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो केवल थीटा आ जाएगा कोस के सामने, बाकी पदों में भी ऐसा ही होगा। अब a की पावर 1 का मतलब क्या होता है भाई, a की पावर 1 का मतलब तो a ही होता है, ठीक है ना। a की पावर 1 का मतलब तो क्या होता है, a ही होता है। तो ये कोस थीटा साइन थीटा, इसी प्रकार माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि n बराबर 1 के लिए जब हमने जांच किया तो मैट्रिक्स A जो हमें प्राप्त हो रही है, क्या ऐसा हम लोगों को दिया गया था, क्या मैट्रिक्स A वैसी ही है। आप देखेंगे कि मैट्रिक्स A और ये बिल्कुल सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए ये सत्य है, ठीक है। तो आगे इसको अपन बढ़ाएंगे और किस प्रकार से लिखना है आप देखते रहिएगा, कई आराम से आपको गणितीय आगमन सिद्धांत समझ में आ जाएगा। दिक्कत कभी होगी नहीं, क्योंकि हम लोग आपके लिए सकारात्मक तरीके से प्रयास करेंगे और आप लोगों के माइंड में वो अच्छे से बैठ जाएगी बात। तो हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि a बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा ऐसा ही है। देखो ये जो हमने प्राप्त किया है ये तो हमने प्राप्त किया है, बाकी a बराबर अपने को दिया भी गया था। तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, n बराबर 1 के लिए P ऑफ n का मतलब जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो सत्य है। क्या है भाई, सत्य है। अब हम n बराबर k के लिए बात करेंगे, n बराबर k के लिए कि क्या n बराबर k के लिए भी ऐसा होगा क्या। करना क्या है, सिंपल बात है, जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको केवल k लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये क्या बनेगा, देखो a की पावर k, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस कथन की बात कर रहा हूँ, आपको कथन पे ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे k लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और यहाँ पर कोस k थीटा। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये हमेशा सर्वसत्य होता है। यदि n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गया तो n बराबर k के लिए जो हमने लिखा है वो भी सिद्ध हो गया, क्योंकि n की जगह हमने केवल k को प्रतिस्थापित किया है। n की जगह केवल k लिखा है कि जब यहाँ n था तो थीटा की गुणा में n है, जब हमने k लिखा तो थीटा की गुणा में कौन आ गया, k आ गया। इसका मतलब n बराबर k के लिए भी दिया गया कथन सत्य है, n बराबर k। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये आपकी मैट्रिक्स है। इधर लिख देता हूँ एक बार मैं कि n बराबर k के लिए P ऑफ n, अर्थात n की जगह हमने k लिख दिया है तो P ऑफ k क्या है, सत्य है। दोबारा सुन लीजिए, n बराबर 1 के लिए हमने जांच कर लिया था तो हमने बता दिया n बराबर 1 के लिए P ऑफ n लिख दो चाहे P ऑफ 1 लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि n बराबर 1 बोल रहे हैं अपन, सत्य है। अब कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा था वहाँ पर हमें k लिखना था। और आपने देखा कि जब यहाँ पावर में n था तो इनके कोणों के साथ थीटा के साथ n आ रहा था, जब पावर में k लिखा तो कोण के साथ k आ गया। इसका मतलब बदलाव n के अनुसार जैसा था ठीक वैसा ही बदलाव k के अनुसार है, तो ये सत्य माना जाएगा। अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच करेंगे तो क्या था, अपनी जो मैट्रिक्स थी, जो कथन दिया गया था अपने को, वो जैसे हमने मिटा दिया। हालांकि आपको याद है कि यहाँ a के ऊपर पावर n आ रही थी और थीटा के गुणा में n आ रहा था। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k प्लस 1 लिखना है। तो क्या बनेगा, a इंटू k प्लस 1,
यही बनेगा। लेकिन वो राइट हैंड जो साइड है ना, उस वहाँ पर n की जगह k+1 लिखना नहीं है अपने को, वो चीज़ अपने को प्राप्त करनी है। समझ में आ रही हो बात? देखो n बराबर k+1 केवल अपने को बाएं पक्ष में लिखना है। अब देखो a की पावर k, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। तो a की पावर जो k है वो अभी अभी हमने प्राप्त किया है, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना सकते हो। इससे पहले अपन ये समीकरण नंबर 1 ही इसको समझ लो, या इससे पहले जो लिखा था वो भी सेम ही था। तो यहाँ पर देखिए a की पावर k जो है वो यहाँ से देख के लिख दो, a की पावर k की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही, तो यहाँ लिख दो कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। ये तो कौन है? a की पावर k। a की पावर k का मान हमने कहाँ से रखा? समीकरण नंबर 2 से। अब a कौन है? a तो ये रही, a यहाँ से देख के लिख दो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनको हम गुणा कर रहे हैं कि a की पावर k वाली मैट्रिक्स और मैट्रिक्स a, इनको हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा। तो गुणा करना हम लोग पिछली जो एक्सरसाइज थी वहाँ पर हम सीख चुके हैं। चलिए फिर भी हम एक बार फिर से बात करेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है, ताकि आपको फिर वो पुरानी वाली बात है रिपीट हो जाए, ठीक है। गुणा कैसे किया जाता है? देखिए पहली जो पंक्ति है उसको एक बार पहले स्तंभ से गुणा करो, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करो। तो ये पहली पंक्ति है और ये है पहला स्तंभ, तो कोस k थीटा तो वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते रहो कोस k थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस ये इसके साथ गुणा होगा। तो यहाँ माइनस आने के कारण हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया है, पहली पंक्ति की जो अवयव है उनको पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, और उनको जोड़ दिया, ठीक है। अब यही पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो इसके साथ इसको लिखो, ये हो गया कोस k थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ये इसके साथ होगा तो प्लस साइन k थीटा इंटू कोस थीटा। हमने क्या किया, पहली जो पंक्ति थी इसको पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करते गए और जोड़ते गए, फिर इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। पहली पंक्ति का काम तो हो गया। अब इसकी दूसरी पंक्ति लीजिए, दूसरी पंक्ति को इनसे गुणा कर दो, पहले अवयव को पहले, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करके उनको जोड़ दो। तो ये इसके साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस का साइन k थीटा इंटू कोस थीटा, और ये इसके साथ होगा तो ये भी बन जाएगा माइनस कोस k थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, इसके साथ ये आएगा तो माइनस का साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस इसको इसके साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कोस k थीटा इंटू कोस थीटा। अब गुणा करना तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। ये लीजिए लगभग गुणा हो चुका है। यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, जो भी फॉर्मूला बनेगा उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको शायद ध्यान होगा कि यहाँ पर जो कोड आ रहे हैं वो अलग अलग कोड आ रहे हैं। उसको एक बार आप a और b बोल के महसूस कीजिए कि आपका कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। जैसे मैं इसको a बोलूँ, इसको b बोलूँ, तो ऐसा लग रहा है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। किसका फॉर्मूला होता है, कोस a प्लस b का। किसका फॉर्मूला होता है भाई, कोस a प्लस b। a प्लस b का मतलब k थीटा प्लस ये b है, ये a है और ये b है, हो गया।
आपको फॉर्मूला बता दूं मैं, cos A इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था भाई? cos A प्लस बी का। इसी प्रकार जब इसको सरल करेंगे अपन, तो इसमें एक पद तो कोस का आ रहा है, एक साइन, फिर कोस साइन। तो जब एक साइन का और एक कोस का पद आपस में गुणा है और कोण आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये साइन का फॉर्मूला बनता है। किसका बनता है? साइन का। तो ये ए और ये बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों पदों में माइनस तो अपन कॉमन ले लेंगे, एक साइन का पद है, एक कोस का, एक कोस एक साइन। ऐसी स्थिति में साइन का फॉर्मूला बनता है और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बन जाएगा प्लस। तो ये साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन रहा है, जो कि साइन ए प्लस बी बनेगा। ए प्लस बी का मतलब के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पर एक ये दोनों पद कोस के हैं, ये दोनों साइन के हैं, माइनस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मतलब ये बन रहा है। और मैं एक जानकारी दे दूं आपको कि इनमें से कौन किसका फॉर्मूला बनेगा, ये अपने को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी जो मैट्रिक्स ए थी वो क्या थी, ये समझ लो। मैट्रिक्स ए क्या थी? यही थी ना, यही थी। आपको ये समझना है कि यहाँ क्या आ रहा है भाई? कोस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला कोस का ही बनेगा। क्लियर बात है, कोस लिख दिया। अच्छा, यहाँ थीटा आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ए और ये जो बी आ रहा है, इन दोनों कोणों को जोड़ना है। अब आप ये कहेंगे सर जोड़ा कैसे, क्यों जोड़ा? फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस बी का। फिर भी समझ में नहीं आए तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ए की पावर एन बराबर जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स, उसमें देखना थीटा के गुणा में के प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब जुड़ रहा है। क्लियर बात है। अब ये जो फॉर्मूला किसका बनेगा? ये देखो साइन का बनेगा, और ये ए है ये बी है, दोनों को जोड़ दो। ये फॉर्मूला किसका बनेगा पता चले तो ठीक है, नहीं तो माइनस तो ले लो कॉमन और साइन का ही बनेगा। ये लो साइन, सब पता चल रहा आपको। यहां देखिए कोस थीटा, ये कोस, यहां से हम क्या करेंगे, थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा के प्लस 1, और जो कॉमन लेंगे थीटा उसको आगे लिख देंगे। इसी प्रकार साइन के प्लस 1, थीटा कॉमन ले लिया, माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, कोस के प्लस 1 इंटू थीटा, और ये आपकी RHS आ रहा है एक टाइप से। अब यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, आपको ध्यान हो तो देखो, a की पावर n, अपना कथन क्या था, a की पावर n बराबर, ये मैट्रिक्स थी कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा। तो हमने किया क्या है, यहाँ अपना ये जो पद चल रहा था वो किसके बराबर चल रहा था, आपको ध्यान होगा, a की पावर k प्लस 1, हमने n की जगह k प्लस 1 लिखा था, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 बन जाना चाहिए। तो ये जो जितने भी n दिख रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिक k प्लस 1 बन चुका है। यदि आप यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखते हो तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k प्लस 1 बनना चाहिए। अब हम बोल सकते हैं, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या सिद्ध करना था, a की पावर n बराबर, ये लिखा हुआ यहीं पे, ये सिद्ध करना था, a की पावर n बराबर ऐसा होगा, ये लो सिद्ध हो गया। ये है आपका गणितीय आगमन सिद्धांत। लगातार आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हम नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे और वहाँ पर और भी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यदि इस टाइप का प्रश्न है तो क्लियर हो जाएगा, यदि अदरवाइज दूसरे टाइप का प्रश्न है तो वो भी बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर बहुत ही आराम से हम लोग वर्क कर रहे हैं
लगता है कि बिल्कुल आपको ठीक से समझ में आ रहा है, आएगा भी, आना तो है ही। आप तो लगातार वीडियोज़ को देखते रहें, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहिए, समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि ऐसे पहले ये तो मैं बार बार कहने के लिए बोल ही रहा हूँ, हालांकि एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो क्या है, देखिए। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनय में है, यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी ए है, अर्थात ए बी बराबर बी ए है। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न में हम लोगों को क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, और यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्या क्या बताया गया है कि यदि मैट्रिक्स ए और बी समान कोटि की सममित आव्यूह है, क्या है, समान कोटि की सममित आव्यूह, तो दर्शाइए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी है। भाषा जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, इसको मैं आराम से आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पर बताया गया कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है कि ए तथा बी सममित मैट्रिक्स है। आव्यूह का मतलब तो समझते ही हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना। और इनके सममित होने का मतलब क्या हो गया, आता है हम क्या बोल सकते हैं, ए डैश है वो ए के जैसा होगा और बी डैश भी बी के बराबर होगा। जब ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा, तभी ये सममित है। तो इस लाइन का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब, यहाँ तक जो बोला गया था, ये जो पहला सेंटेंस उसका मतलब ये है। इसको अपन कोई न कोई समीकरण बना देते हैं, ये अपने कहीं न कहीं काम आएगा। चलिए आगे कह रहा दर्शाइए, सिद्ध करना है ए बी सममित है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी सममित है, ऐसा सिद्ध करना। लेकिन ये सिद्ध कब होगा, कह रहा है ये सिद्ध तभी होगा जब ए तथा बी क्रम विनिमय हो, अर्थात ए बी बराबर बी ए। कह रहा है तुम तो ऐसे सिद्ध कर दो, कह रहा है ये सममित है, ऐसा मैं मान रहा हूं। बुक वाला बोल रहा है, कह रहा है सममित है, लेकिन ये कब सममित होगा, जब ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी ए है। क्या तुम तो मुझे ये बता दो, क्या ए बी बराबर बी ए है क्या, यदि ऐसा है तो ये सममित है। तो पहले तो ये बताओ, ऐसा सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सहारा लेंगे अपन। ठीक है, हम मान के चलेंगे चूंकि ए बी क्या है, सममित है। ठीक है, ए बी सममित है, तो आपको क्या पता है कि ए बी डैश बराबर क्या होगा, ए बी डैश बराबर होगा ए बी।
ए बी डैश बराबर क्या होगा, ए बी। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि मैट्रिक्स का एक गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है कि ए बी का जो परिवर्त है, ये परिवर्त है, इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है। क्लियर हो रही है बात। और आपको पता है बी डैश और ए डैश जो है, बी डैश और ए डैश है, वो अपन यहां से बी डैश और ए डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। बी डैश की जगह क्या लिख सकते हो, बी। ए डैश की जगह क्या लिख सकते हो, ए। यहां पर हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया था हमने। तो देखो आगे क्या होगा, ए बी का परिवर्त, बी डैश की जगह हम लिखेंगे बी, ए डैश की जगह लिखेंगे ए, तो ये हो जाएगा बी ए। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। एक बार यहां तक की बात को दोबारा समझ लो। यदि ए तथा बी समान कोटि की सममित आव्यूह है, तो ये तो कंडीशन है। तो इसको पहले तो इसको समझो, ए बी सममित है, इसका मतलब क्या होगा, ए का परिवर्त ए के बराबर होगा, बी का परिवर्त बी के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया, कहीं ना कहीं काम आएगा। फिर कह रहा है दर्शाइए, सिद्ध कीजिए क्या, ए बी सममित है। कह रहा है ए बी सममित है, लेकिन कब, यदि और केवल यदि ए तथा बी कर्म विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी ए। कह रहा है ये सममित है, ये सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये कब सिद्ध होगा, सममित, ए बी सममित है, ये कब सिद्ध होगा, जब ए बी बराबर बी ए तुम प्राप्त करोगे। इसका मतलब है सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, चलो इसको हमने यहां पर काम में ले लिया, लेकिन इसको काम में नहीं लिया हमने। ठीक है ना, हमने ये हमें सिद्ध करना है, इसको काम में नहीं लिया तो लिख दो ए बी सममित है। और कोई भी मैट्रिक्स सममित होती है तो उसका जो परिवर्त होता है वो उस मैट्रिक्स स्वयं के बराबर होता है। इसको हमने समीकरण नंबर नेक्स्ट बना दिया 2। परंतु हम क्या जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि परिवर्त है तो उस परिवर्त मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स गुणा है और फिर उसका परिवर्त है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है, मैट्रिक्स का गुणधर्म है। ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये है मैट्रिक्स का गुणधर्म, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स के गुणधर्म से। ठीक है, अच्छा, ये जो बी डैश और ए डैश दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू हम यहां से रखेंगे। बी डैश की जगह बी रख देंगे, ए डैश की जगह ए, तो इसलिए मैंने बी ए लिख दिया। अब आपको देखो समीकरण नंबर 1 है ना, यूज हो चुका है कहां पर, यहां हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1 से कि बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह। समीकरण नंबर 1 का तो काम हो गया। अब हमारे पास में एक तो 2 बचा हुआ है और एक अभी अभी जो समीकरण नंबर 3 बना है वो बचा हुआ है। समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 में ए बी का परिवर्त जो है उसका मान रख दो। देखो ए बी डैश यहां पर आ रहा है, तो ये जो ए बी डैश आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी है, वो चीज इसकी जगह लिख दो, तो ये बन जाएगा ए बी बराबर बी ए। और हम सिद्ध क्या करना चाहते थे, हम तो ये सिद्ध करना चाहते थे, यहां लिखा हुआ है ए बी बराबर बी ए। यदि ए बी बराबर बी ए है तो हम कह सकते हैं अतः ए बी क्या होगा, सममित होगा, या ए बी सममित है। उसने बोल दिया था कि ए बी सममित हो जाएगा कब, ए बी बराबर बी ए, यदि तुम प्राप्त कर लेते हो तो। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, आपका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए, हम तो माने हुए हैं भाई, कितनी बार मनवाना है। मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अवयव हैं 2, -1, 3, 4, और बी बराबर एक मैट्रिक्स बी है जिसके अवयव हैं 5, 2, 7, 4। सी बराबर एक मैट्रिक्स सी है जिसके एलिमेंट बता रखे हैं 2, 5, 3, 8, 2, 5, 3, 8। ये
थोड़ा सा अपन स्पेस दे करके लिख देते हैं। एक बार यहाँ तक की बात समझ लीजिए, हालांकि समझने वाली कोई ख़ास बात है ही नहीं। मैट्रिक्स ए दी गई है, बी दी गई है और सी दी गई है। साथ साथ में ये भी कहा गया है तो एक ऐसा आव्यूह है, डी ज्ञात कीजिए, कि सी डी माइनस ए बी बराबर ओ, या शून्य मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। सी डी माइनस ए बी बराबर शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स है ये। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, मैट्रिक्स ए दी गई है, बी भी दी गई है, सी भी दी गई है, हमें मैट्रिक्स डी पूछी गई है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स डी है उसके अज्ञात अवयव हम मानेंगे। पहले थोड़ा देख लीजिए कि जितने भी मैट्रिक्स आपको दी गई हैं उनकी कोटि कितनी है? दो कोटि का मतलब पंक्ति भी दो, स्तंभ भी दो। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स डी है उसको भी ऐसा ही माना जाना चाहिए जिसमें दो पंक्ति हो, दो स्तंभ हो। कहने का मतलब चार अवयव आ रहे हैं, सब में चार चार अवयव आ रहे हैं, तो इसमें भी चार अवयव हो जाएंगे। हम मान सकते हैं अक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी डी, कुछ भी मान लें। तो मैट्रिक्स डी को हमने इनके अकॉर्डिंग दो कोटि की मैट्रिक्स मान लिया और जिसके एलिमेंट्स हैं वो अज्ञात मान लिए। प्रश्न में अपने को ये बताया गया है कि ए बी सी डी माइनस ए बी बराबर शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, सी वहाँ से देख के लिख दो कि मैट्रिक्स सी क्या है, 2 5 3 8। मैट्रिक्स डी है वो कैसी है, अभी अभी हमने यहाँ पर लिखी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू माइनस ए। मैट्रिक्स ए क्या है, 2 -1 3 4। मैट्रिक्स बी 5 2 7 4। और ये बराबर में जो आपको ओ दिखाई दे रहा है ये शून्य मैट्रिक्स है। तो इतनी ही कोटि की हम एक शून्य मैट्रिक्स भी बना लेंगे। चलो अभी शून्य मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कब तक? जब तक हम इन मैट्रिक्सों को गुणा करके घटा नहीं देते हैं तब तक इसको ओ ही लिखते रहो, और जब शून्य मैट्रिक्स की अपने को आवश्यकता होगी तो हम बना लेंगे। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, यहां पर क्या है कि दो मैट्रिक्स है वो आपस में गुणा हो रही है, और गुणा हम लोग सीख चुके हैं। ये जो आपकी पहली पंक्ति है इसको एक बार पहले स्तंभ से गुणा करो, संगत अवयव। ये पहला अवयव 2 अक्स के साथ और 5 जेड के साथ गुणा हो जाएगा और फिर जुड़ जाएगा। 2 को अक्स के साथ गुणा करो, ये हो गया 2 अक्स प्लस 5 के साथ जेड 5 जेड, ये पहला अवयव बन गया। इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो तो 2y के साथ गुणा हो जाएगा 2y, और ये जो 5 है ये w के साथ हो जाएगा तो ये हो गया 5w। पहली पंक्ति को हमने दूसरी मैट्रिक्स जो थी उसके पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये दूसरी पंक्ति, इस दूसरी पंक्ति को यहाँ गुणा करो पहले, 3 को अक्स के साथ 3 अक्स, और फिर 8 को जेड के साथ, ये हो गया 8 जेड। इसी प्रकार ये पंक्ति यहाँ पर भी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3y प्लस 8 को w से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8w। आपको पता चल गया होगा कि हमने इन दोनों को गुणा कर दिया। अब इनको गुणा करो, ये पहली पंक्ति यहाँ गुणा होगी, 2 5 से गुणा हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस आ रहा है तो ये पहले ये लिख दो,
तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, ठीक है। -1 यहाँ से गुणा होगा तो ये -7। इसी प्रकार ये पंक्ति यहाँ पर भी गुणा होगी। 2 को 2 से गुणा करो 4, -1 को 4 से गुणा करो -4। अब दूसरी पंक्ति है, इसके लिए काम करेंगे हम लोग। यहाँ इनसे गुणा करो 15 और 4 को 7 से गुणा करो 28, जोड़ते रहो। यही पंक्ति यहाँ गुणा होगी। 3 को 2 से करेंगे 6 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और ये जुड़ जाएगा। इधर शून्य मैट्रिक्स है ओ। यहाँ पर क्या है कि अपने इन दोनों मैट्रिक्सों को आपस में घटा रहे हैं। दो काम करेंगे कि अपने इनको घटाते भी जाएंगे और इनको सरल भी करते जाएंगे। देखो, इसके साथ ये अवयव जुड़ेगा, यदि घट रहा है तो घटेगा। तो पहले तो ये लिखो 2x + 5z। यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस का, लेकिन इस माइनस के कारण वो -3 लिखा जाएगा। पहले इसको लिखो 2y + 5w। यहाँ कितना बचेगा 0। अब 0 इसमें से घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यही आएगा, कोई आवश्यकता नहीं लिखने की। 3x + 8z। यहाँ ये कितना है भाई 43 हो गया। कितना हो गया 43 प्लस का, लेकिन इस माइनस के कारण वो क्या लिखा जाएगा -43। आगे देखो 3y + 8w। ये कितना है 22, किसका प्लस का, लेकिन इस माइनस के कारण वो लिखा जाएगा -22 बराबर O या शून्य मैट्रिक्स। देखिए, आप जानते हैं कि शून्य मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या होता है भाई, शून्य होता है। हम चाहें तो इस शून्य मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 कोटि की शून्य मैट्रिक्स लिख दो। और अपनी ये पहली वाली मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। चूंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है, दोनों मैट्रिक्स समान है। समान का मतलब समझ गए, बराबर है। अतः इनके संगत अवयव, अतः इनके संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इनकी तुलना करेंगे। देखिए हम, तो ये जो 2x + 5z -3 आ रहा है वो किसके बराबर लिखा जाएगा, 0 के बराबर। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इस 3 का इधर पक्षांतरण कर देना। तो 2x + 5z बराबर 3, इसको कोई समीकरण बना दो 1। इसी प्रकार पहले इसको लिख दो 3x + 8z -43, इसके बराबर भी 0 होगा। यदि इसको चेंज करेंगे तो 3x + 8z बराबर 43। अब जैसे हमने इनकी तुलना की, ठीक ऐसे ही इनकी तुलना हो जाएगी। 2y + 5w बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बना दो। और 3y + 8w और माइनस का 22 बराबर 0 आएगा, तो -22 इसको इधर भेज दो। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1 2 3 4 बन गए। तो हम दो समीकरणों को सरल करेंगे। देखिए, यहाँ x भी आ रहा है दोनों में और दोनों में z भी आ रहा है। तो ये दोनों समीकरण हैं, इनको हम आपस में हल करेंगे। हल करने के लिए आप जानते हो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ विलोपन से करेंगे अपन। विलोपन से थोड़ा फास्ट काम होगा। तरीका मैं बता दूंगा कि विलोपन से कैसे होगा, हालांकि आप लोगों को पहले आता भी होगा, फिर भी हम एक बार बात करेंगे। देखिए, विलोपन यदि विधि से यदि हम हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि किसी न किसी एक चर के गुणांक बराबर होने जरूरी है। यहाँ x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है। x के गुणांक बराबर नहीं है, z के गुणांक भी बराबर नहीं है। तो
तो किसी न किसी एक के गुणांक हम लोगों को बराबर बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और 2 में हम अक्स के गुणांक बराबर बनाना चाहते हैं, तो कैसा करो, समीकरण नंबर जो 1 है उसको तो इस 3 से गुणा कर दो, और समीकरण नंबर जो 2 है उसको इस 2 से गुणा कर दो। संख्या तो समझ गए, ऊपर वाले समीकरण को तो इस 3 से गुणा कर दो और इस नीचे वाले समीकरण को इस 2 से गुणा कर दो, तो क्या होगा, गुणांक बराबर बन जाएंगे। हम ऐसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से अक्स के गुणांक बराबर बनाने पर, थोड़ा सा लिख दो ताकि आपको ध्यान हो जाए, बाकी जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, कोई जरूरी नहीं है। चलिए हम इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो। ये हो गया 6 अक्स प्लस 15z प्लस 9, इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 अक्स प्लस 16z बराबर 86। और जिसके गुणांक हमने बराबर किए हैं उनका निशान एक जैसा है, इसलिए उनको घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। ये 6x प्लस का 6x माइनस का कट गया, 15z, ये 16z है माइनस के, तो माइनस का एक z बचेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएंगे माइनस के 77। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से z का मान आ जाएगा कितना, 77। ये जो z का मान आ रहा है ये हम लोग समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो। z का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ से स्टार्ट करो, 2 अक्स प्लस 5 गुणा z का मान आ रहा है 77 बराबर 3, 2 अक्स बराबर 2 अक्स प्लस इनको गुणा कर दो, 7 5 35, 35 से 3 38 बराबर 3, 2 अक्स बराबर 3 माइनस इसका पक्षांतरण कर दो, ये हो गया 385 माइनस का, 2 अक्स बराबर 3 में से जब ये घटेगा तो माइनस का 382, और अक्स का मान निकालेंगे तो 2 इसके भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, ये हो जाएगी अक्स की वैल्यू। अक्स का मान आ गया, z का मान आ गया। ठीक है, जैसे हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को हल किया है, ठीक वैसे ही समीकरण नंबर 3 और 4 को हम हल कर लेंगे। ठीक है ना, समीकरण नंबर जो 3 और 4 है उसको आप एक बार देखिएगा कि यहाँ पर भी किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है, तो हम y के गुणांक बराबर बना लेते हैं। पहले वाले इस समीकरण को, 3 वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दो, समीकरण नंबर 4 को 2 से गुणा कर दो। ये जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको 2 और 3, इनको अपन विपरीत काम में ले रहे हैं। इस समीकरण के लिए 3 काम में ले रहे हैं, ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले समीकरण को 2 से। चलो गुणा करके देखो। यहाँ पर थोड़ा हम बता देते हैं कि समीकरण नंबर 3 व जो 4 है उनमें y के गुणांक बराबर बनाकर तो इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6y प्लस 15w बराबर 0, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 6y प्लस 16w, और 2 से गुणा करेंगे ये 44। जिनके गुणांक हमने बराबर बनाए हैं उनका निशान एक जैसा है, इसलिए इनको घटाना पड़ेगा। 6y प्लस का 6y माइनस का कट गया, 16w माइनस के हैं, 15w प्लस के हैं, तो माइनस का 1w, ये माइनस के 44 है, 0 जुड़े या घटे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये माइनस का 44। तो यहाँ से w का मान आ गया कितना, 44। ये जो मान आ रहा है वो हम समीकरण नंबर जो 3 और 4 हमने बनाए थे उसमें रख देंगे कि w का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और समीकरण नंबर जो 3 बना था वो अपना क्या था, समीकरण नंबर 3 ये था 2y प्लस 5w बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 3 था। तो इसमें y की जगह
अपने W का मान निकाला है, तो W का मान रख दो यहाँ 5 गुणा W का मान आ रहा 44 बराबर 0, 2y प्लस 5 4 20, 5 4 20 और 2 22। यहाँ से आगे सरल करेंगे तो 2y बराबर ये इधर हो जाएगा माइनस का 220 और y का मान निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग चला जाएगा माइनस का 110। ये y की वैल्यू आ गई। अक्स का मान आ गया, y का भी आ गया, z का भी आ गया, w का भी आ गया। लेकिन हमने मैट्रिक्स जो D बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी, अक्ष y z w, ये मैट्रिक्स हमने मानी थी। इसलिए D का मान कितना हो जाएगा, अक्स का मान कितना मिला था अपने को 191 माइनस, तो माइनस 191। y का मान अभी मिला माइनस का 110, तो माइनस 110। फिर z का मान आया था 77, ये 77। w का मान हमने यहाँ निकाला है 44, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 44, w का मान 44। और इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स D है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल के साथ जितने भी विविध उदाहरण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि भूल से मैंने बोल दिया था कि 4 एग्जाम्पल है, हालांकि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ही है, चौथा एग्जाम्पल है ही नहीं। तो विविध उदाहरण जितने भी हैं वो सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।